Shut up and sit down. पॉपुलेशन पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में जनसंख्या नीति क्या है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। डू यू नो दैट डिस्कशंस ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द नीड टू अडॉप्ट अ पॉपुलेशन पॉलिसी हैड बिगन इन इंडिया इवन बिफोर इंडिपेंडेंस? क्या आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ और जनसंख्या नीति पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत पर विचार विमर्श स्वतंत्रता से पहले भी शुरू हो गया था? A subcommittee on population was set up by the National Planning Committee appointed in 1938 by the interim government. देखिए, अंतरिम सरकार द्वारा सन 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी स्थापित की गई, जिसने जनसंख्या पर एक उप समिति बनाई। दिस कमिटी in its resolution in 1940 said, in the interest of social economy, family happiness and national planning, family planning and a limitation of children are essential. अब देखिए, इस समिति ने 1940 में अपने संकल्प में कहा, सामाजिक अर्थव्यवस्था, परिवार की खुशी और राष्ट्रीय योजना के हित में परिवार नियोजन और बच्चों की सीमा आवश्यक है। In 1952, India was the first country in the world to launch a national population program emphasizing family planning. सन 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जो राष्ट्रीय जनसंख्या परिवार नियोजन पर बल देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। The aim of the program was to reduce birth rate to stabilize the population at a level consistent with the requirement of national economy. कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को कम कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करना था। Since then, India has been reformulating its population policy from time to time, the details of which you can get from relevant books or even when you study in higher classes. At present, we shall try to understand the latest population policy which was adopted by Government of India in 2000. भारत जब से समय पर जनसंख्या नीति में सुधार करता रहा है, जिसके विस्तार से जानकारी संगत किताबों से आपको प्राप्त कर सकते हैं अथवा आप उच्च कक्षा में पढ़ सकते हैं। वर्तमान में हम नवीनतम जनसंख्या नीति को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत सरकार द्वारा सन 2000 में अपनाया गया था। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम का नाम है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000। The National Population Policy 2000 has made a qualitative departure in its approach to population issues. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है। It does not directly lay emphasis on population control. यह सीधे जनसंख्या नियंत्रण पर जोर नहीं देता है। It states that the objective of economic and social development is to improve the quality of lives that people lead, to enhance their well-being, and to provide the opportunities and choices to become productive assets, resources in the society. इसमें कहा गया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना, उनके कल्याण में वृद्धि करना, समाज में लोगों को सुअवसर विकल्प प्रदान कर उन्हें उत्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में विकसित करना है। Stabilizing population is an essential requirement for promoting sustainable development. जनसंख्या स्थिर करना सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य आवश्यकता होती है।
The immediate objective of NPP 2000 is to address the unmet needs for contraception, healthcare infrastructure, and health personnel, and to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तात्कालिक उद्देश्य गर्भ निरोधक, कॉन्ट्रासेप्शंस, स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी सुविधाएं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अपूर्ण जरूरतों को पूरा करना है। आगे देखिए, बोल रहा है इसके साथ साथ ही प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना है। The medium term objective is to bring the total fertility rate TFR to replacement level by 2010 through vigorous implementation of intersectoral operational strategies. The long-term objective is to achieve a stable population by 2045 with sustainable economic growth, social development and environmental protection. अब देखिए, मध्यकालीन उद्देश्य मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना है, जिसके लिए अंतर क्षेत्रीय संचालन रणनीतियों की जोरदार कार्यान्वयन नीति है। वर्ष 2045 तक सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। क्या आप जानते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट एट रिप्लेसमेंट लेवल, प्रतिस्थापना स्तर पर कुल जन क्षमता दर। It is the total fertility rate at which newborn girls would have an average of exactly one daughter over their lifetimes. In more familiar terms, every woman has many babies as needed to replace her. It results into zero population growth. अब देखिए, बोल रहा है यह कुल प्रजनन दर है जिसमें एक नवजात बच्ची अपने जीवन काल में औसतन एक बेटी को जन्म देती है। अधिक परिचित शब्दों में हर औरत उतने ही बच्चे को जन्म देती है जिससे वह प्रतिस्थापित हो रही है। इसका परिणाम शून्य जनसंख्या वृद्धि होता है। फिर है स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। अ पॉपुलेशन वेयर फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी आर कांस्टेंट over a period of time. This type of population will show an unvarying age distribution and will grow at a constant rate. Where fertility and mortality are equal, the stable population is stationary. अब देखिए, इसका परिणाम शून्य जनसंख्या वृद्धि से होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है इस प्रकार की जनसंख्या उम्र के आधार पर वितरण एक सा होता है, जहां समान दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। जहां जन्म और मृत्यु दर एक सा है, जनसंख्या स्थिर रहती है। जितने लोग जन्म लिए उतने लोग मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जनसंख्या स्थिर है और एक स्थिर दर से बढ़ती है। जहां प्रजनन और मृत्यु दर बराबर है, जनसंख्या स्थिर रहती है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ठीक है। भारत में महिला सशक्तिकरण जो होता है, ठीक है, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। The empowerment of women is very crucial for improving the quality of population as a human resource. मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। Women in India, although making up almost 50% of the total population, have been looked down upon and subjected to discrimination. भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग महिलाओं का है, फिर भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें निम्न समझा जाता है। By simple logic, this has deprived the nation of the contribution of half of its population as human resources. सरल तर्क के अनुसार, सरल शब्दों के अनुसार, यह मानव संसाधन के रूप में अपनी आबादी के आधे के योगदान को राष्ट्र से वंचित किया गया है। This is quite opposite of what is seen and observed in the developed world. जो भी विकसित देश है
विश्व में हम लोग देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वहाँ पर इसके विपरीत है। वहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों भागीदारी होती हैं देश के विकास के लिए। The role of women in our country has been limited to looking after their families, also being mute spectators to all kinds of discrimination, ill treatments and crimes against them. अब देखिए, हमारे देश में महिलाओं की भूमिका खाना पकाने से परिवारों की देखभाल करने के लिए सीमित कर दिया गया है। समाज उनके प्रति हर प्रकार के भेदभाव, दुर्व्यवहार और अपराध के लिए मुख्य दर्शक है। If you go through the Indian Constitution, you will find that in its Article 14, 15, 16, 19, 39, 42, 51e, provisions have been made to ensure justice and equality to all. यह यदि आप भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 39, 42, 51e को पढ़ें तो पता चलेगा कि सभी के लिए न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। Many laws have been passed like Special Marriage Act 1954, Medical Termination of Pregnancy Act 1971 and Child Marriage Restraint Act Amendment 1978. Yet the status of women continues to be a matter of great concern. कई तरह के कानून पारित किए गए हैं, जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, गर्भावस्था की चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 और 1978 की बाल विवाह रोकथाम संशोधन अधिनियम। हालांकि अभी तक महिलाओं की स्थिति बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आगे देखिए। Some steps have been taken and it is hoped that there will be qualitative change in the status of women. इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं और यह आशा की जाती है कि महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन होगा। The empowerment of women received a major boost when the 73rd and 74th constitutional amendments providing 33% reservation of women's seats for women in Panchayati Raj institution and urban local bodies were passed by the parliament. महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रमुख बढ़ावा तब मिला जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों में 33% आरक्षण संसद द्वारा पारित किया गया। Another constitution amendment bill has been introduced which aims at providing 33% reservation for women in the House of the People and state legislative assemblies. अब देखिए, बोल रहा है एक और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना है। A National Commission for Women came into existence in 1992 through an act passed in 1990. महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग 1990 में पारित अधिनियम के माध्यम से 1992 में अस्तित्व में आया। Wide-ranging functions have been assigned to the Commission to look into and investigate any ill treatment brought to their notice against women and to safeguard their interest. अब देखिए, आयोग को व्यापक कार्य आवंटित किया गया। इसमें महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतु उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार की जानकारी की जांच पड़ताल करना भी शामिल है। The ultimate objective is to facilitate the advancement, development, and empowerment of women and to eliminate all forms of discrimination. इसका परम उद्देश्य उन्नति, विकास
और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना है। These steps will also ensure their active participation in all spheres of life and activity. ये कदम उनके जीवन और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। You can read, learn and understand about the need of women empowerment and its effort more in detail in the lesson socio-economic development and empowerment of disadvantaged groups. अब देखिए, बोल रहा है ये कदम जो हुआ महिला सशक्तिकरण की ज़रूरतों और प्रयासों के बारे में पढ़ें, सीख और समझ सकते हैं जब विस्तार में समाज, आर्थिक विकास और वंचित समूह के सशक्तिकरण पाठ में बताया जाएगा। ये आगे के चैप्टर्स में आपको और डिटेल्स में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।